हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग और ये जो है इस टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट होगा आपका आयनिक बॉन्ड और दूसरे पार्ट में हम लोग कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। मेनली ये जो चैप्टर है आईसीएसई के क्लास 2nd चैप्टर में है। केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर है और सीबीएसई में ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे जो अगर हम आयनिक बॉन्ड वाला बात करें तो वो मेटल एंड नॉन मेटल वाले कंपाउंड जो चैप्टर है चैप्टर 3 उसके अंदर आता है। और जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है जो उसमें कार्बन कंपाउंड यानी चैप्टर नंबर 4 उसके अंदर आता है। तो वहाँ पे ये ऑलरेडी चैप्टर्स में डिवाइड करके और जहाँ पे जिस बॉन्ड की जरूरत पड़ी उस बॉन्ड के हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर हमें बॉन्ड तो यही पढ़ने हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड ही। तो उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और आईसीएसई के लिए तो एक स्पेसिफिक चैप्टर है ही है केमिकल बॉन्डिंग के नाम से। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्डिंग करने का डेफिनेशन क्या होगी कि जो एटम्स हैं वो बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। देखिए बच्चों, हम लोगों को मालूम है कि जब हमने मॉडल्स पढ़े थे, ठीक है। जैसे किसी भी एटम्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज मैं एक एटम लेता हूँ सोडियम के लिए। अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो होता है 11। यानी हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2, 8 एंड 1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबिलिटी गेन करने के से स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके और अपने आप को सोडियम आयन में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये जो सोडियम आयन में कन्वर्ट किया, ये ऑक्टेट वाइज तो ये स्टेबल हुआ, लेकिन अभी भी ये स्टेट वाइज जो है वो अनस्टेबल है, स्टेट वाइज, ठीक है। तो अब इसको और ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो ये सॉलिड स्टेट को गेन करे या गैस लिक्विड स्टेट को गेन करे। तो उसके केस में इसको फर्दर अनदर एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने पड़ते हैं और उन बॉन्डिंग की वजह से ही आपके नए नए कंपाउंड बनेंगे। अब क्योंकि ये सोडियम आयन बना, तो जो आयन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और किसी दूसरे एक आयन के साथ, सपोज अगर मैं एक और आयन ले लेता हूँ क्लोरीन, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यहाँ पे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है वो 287 की बनती है। अब तक बात समझ में आई बच्चों? अब इसको क्या करना है, ये 7 इलेक्ट्रॉन जो लूज करके 28 का ऑक्टेट वाला रूल नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये अपने में एक इलेक्ट्रॉन का और इनपुट करा देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड करा लेगा, जिससे वजह से ये अपने आप को एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर लेगा क्लोरीन के, ठीक है। अब ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस हमने फिजिक्स में पढ़ा है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से आपका एक फोर्स जनरेट होगा और उसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, ये एक आयनिक बॉन्ड की कंडीशन मैंने बताई है वैसे तो। लेकिन आगे और चीजें भी हैं, तो कोवेलेंट में भी यही काम होता है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ही होता है, बट वहाँ पे थोड़ा मेथड डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, इन दोनों के बीच में लग रहा है, बिटवीन एन टू आइटम्स इन ए मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है, जो बात हम समझ रहे हैं, उस प्रोसेस के अंडर में यही आता है कि सारा का सारा जो प्रोसेस होगा वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहा है। तो जैसे जैसे बॉन्ड बनते जाएंगे वैसे वैसे वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले जो आता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए, एक तो होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, एटम्स अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से आयन बन रहे हैं और आयन के बनने से उसमें बॉन्ड बन रहा है, तो उनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जो कि हम इस वाले लेक्चर में, इस वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, दो एलिमेंट्स हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, तो ये दोनों आपस में एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर 1 1 दोनों देंगे, इधर 2 2 दोनों देंगे, या 3 3 का तीनों देंगे, दोनों देंगे। तो उसके हिसाब से फिर वो शेयर करेंगे और उस शेयरिंग के हिसाब से जो बॉन्ड बनेगा, उसके अंदर हम उसको बाय शेयरिंग लिखा ना, तो उस शेयरिंग के हिसाब से जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे लिए कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सिमिलर वे में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग तो होती है भाई, यहाँ पे दोनों दो एटम है, ए भी उतना ही इलेक्ट्रॉन देगा जितना बी देगा। लेकिन अगर हम इसी को शेयरिंग में करें और शेयरिंग में ए और बी एंड सी के बीच में कुछ कंपाउंड बनाएं, तो ए और बी के बीच में तो इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में शेयरिंग हो रहे हैं। लेकिन बी क्या कर रहा है, बी सी के साथ शेयरिंग कर रहा है,
जिसमें सिर्फ पार्टिसिपेशन या जिसमें कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है वो सिर्फ बी कर रहा है, सी कोई अपना इलेक्ट्रॉन इसमें यूज नहीं कर रहा, तो उसमें वन साइडेड हम बोल सकते हैं कि शेयरिंग हो रही है, और उस टाइप के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इनको अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं आयनिक बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है कि आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स लगता है, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, किसके बीच में, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बिटवीन पॉजिटिव चार्ज आयंस, पॉजिटिव चार्ज आयन जिनको कैटायंस बोलते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिव चार्ज आयन जो एनायंस होंगे। अब यहाँ पे हमें तो मालूम है कि पॉजिटिव जो होता है वो एनोड होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, तो इसको पहले डेफिनेशन पूरी करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, चलिए एक कंपाउंड समझते हैं। सबसे पहले सोडियम हमारे पास है, अभी हमने इसको बनाया भी था। सोडियम का एटम है, तो हमने बोला कि 2, 8 एंड 1 का इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि सोडियम एटम माइनस 1 इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट कर देगा या लूज करेगा, तो ये अपने आप को सोडियम आयन में कन्वर्ट कर लेगा। सिमिलर वे में अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन क्या कर रही है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो आयन है ये किसकी तरफ मूव करेगा, अगर हम आयंस दिखा होते हैं, आयंस या तो लिक्विड में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं, सॉलिड में आयंस नहीं होते, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन का काम करते हैं। तो कंडक्शन का काम करने के लिए यहाँ पे लिक्विड और गैसेस के अंदर आयंस होते हैं। तो जब हम इसको किसी इलेक्ट्रोड के अंदर अगर हम रखें इस प्रोसेस को कराने के लिए, तो जो इलेक्ट्रोड हमें मालूम है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल हम बनाते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको हम बोलते हैं एनोड, और सिमिलरली अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने जो ये आयंस प्रोड्यूस कर डाले, जैसे सोडियम आयन प्रोड्यूस हुआ, तो सोडियम आयन किसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैटायन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैटायन। और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे एनायंस। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो कैटायन बनाते हैं, नेगेटिव जो होगा वो एनायंस बनाते हैं। तो इसके हिसाब से जो चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और ये एक दूसरे के साथ उस बॉन्ड के उस फोर्स की वजह से कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो और स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आयंस के बारे में हम बात करें कि एक आयन इज ए चार्ज पार्टिकल विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू गेन और लॉस। देखिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि या तो वो गेन कर रहा है, यानी इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है, और इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो गेन करेगा या लॉस करेगा उसके हिसाब से आपका जो है आयंस फॉर्म होंगे, और उसमें जरूरी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन हो, वो कितना ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए जैसे प्रोसेस होगा उस हिसाब से वो चलेंगे। जैसे अगर हमने सोडियम को कंसीडर किया, तो अगर मैं मैग्नीशियम का लेता हूँ, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब 12 होने के साथ क्या होगा, 2 और 8 एंड 2 का कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो अब ये आउटर ऑर्बिट में, जिसको हम वैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं, वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो इसका आयन फॉर्म होगा वो हो जाएगा 2+। ठीक है, मैग्नीशियम का 2+ आयन क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन शो करेगा जिसके ऊपर चार्ज 2 होगा। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड जब बनेंगे, तो आयनिक बॉन्ड बनने के साथ, आयनिक बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में क्या होगा कि जो कंपाउंड फॉर्म होंगे उससे, उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो इसको अभी करते हैं। अभी इसमें एक चीज समझिए कि आयनिक बॉन्ड बन कैसे रहे हैं। सब ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ पे कि इसने, तो अब जो अगर हम इन सोडियम और क्लोरीन को आपस में कंबाइन करें, यानी कि सोडियम ने ये वाला और क्लोरीन ने ये वाला, तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, और इसकी वजह से सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आयनिक, इसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो यहाँ पे आयंस फॉर्म होंगे, आयंस फॉर्म होके उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और उसकी वजह से उनके अंदर बॉन्ड बनेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो आपका कंपाउंड है या एटम है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और दूसरा वाला उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। इस प्रोसेस में एक गेनर डोनर होगा और एक रिसीवर होगा। जो ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा, जैसे कि हमारा एक बॉन्ड बना,
तो हमने NaCl बनाया, जो कि हम बोलते हैं सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो NaCl फॉर्म हुआ। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं MgCl2 बन गया। इसी तरह से कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो सारे कंपाउंड हैं ये कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी बच्चों। इलेक्ट्रोवैलेंसी बेसिकली क्या होगी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस और गेन टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक। तो एक गया, एक इसके पास आ गया, तो दोनों में बॉन्ड हो गए, तो ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होगी वो 1 1 हो रही है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड का देखेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस गेन टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। देखिए पहली बात तो ये समझिए कि हमेशा ये पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस के बीच में बनता है। पॉजिटिव आयंस कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव आयन कौन से होंगे, जब मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, एक हो, दो हो, तीन हो, तो वो आपके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो वो आपके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो उसकी वजह से वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, उसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में वो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच की बॉन्डिंग है, वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि भाई कब कब ये चीज़ें हो सकती है। तो उसमें पहली कंडीशन आती है कि सबसे पहले लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी भी उसके अंदर से, किसी भी एटम्स के अंदर से या किसी भी के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल का जो प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या हम इसको बोल सकते हैं सिंपली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लो, जिसका जितना लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, यानी कि जितना कम होगा, वो ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बना पाएगा। सिमिलरली हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा देखिए ये चीज़ें लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस है, बेसिकली ये चीज़ें हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का किया था, उसमें अच्छे से डिटेलिंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसमें रेफर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा कि कितने जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करना है क्योंकि हमने पॉजिटिव आयन बनाया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अब वो ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बनेंगे, इधर ये आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो अच्छे से बॉन्ड बनेंगे, जल्दी बॉन्ड बनेंगे। और लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो शेयर ऑफ पेयरिक इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उसके अंदर जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा प्रॉपरली वो अच्छे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बॉन्ड बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई होगी कि भाई हमारे को जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, उन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हम इन तीन चीज़ों के ऊपर मेनली डिपेंडेंट हैं। एक होगा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड थर्ड इज लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चलिए अब यहाँ पे इनका डॉट स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसको लुईस लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली होना क्या है कि हमने सोडियम को लिया, सोडियम का जब ऑक्टेट वो बनाते हैं, हम ऑर्बिट्स बनाते हैं, तो 2 8 1 का बनता है। जो इसका लास्ट वाला ऑर्बिट है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस वैलेंस शेल, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन का बनाएंगे तो क्लोरीन का बनता है 2 8 एंड 7,
इसका आउटर ऑर्बिट। तो जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं या डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट के बारे में ही बात करेंगे, वैलेंस शेल के बारे में यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और खुद बन जाएगा सोडियम का पॉजिटिव आयन। ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन का नेगेटिव आयन बन जाएगा, और देन ये दोनों आपस में कंबाइंड होके ये बॉन्ड बना के सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब देखिए कुछ बुक्स में आपको जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि उन्होंने पहले फर्स्ट ऑर्बिट बनाया, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर सोडियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए। फिर सेकेंड ऑर्बिट बनेगा, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए, 4 5 6 7 और एक 8 लगा लो। और फिर उसके बाद आउटर ऑर्बिट के अंदर उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया। सिमिलरली क्लोरीन के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लोरीन, तो ये हो गया आपका सोडियम का। क्लोरीन के भी पहला ऑर्बिट, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसका अगला ऑर्बिट, उस अगले ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उससे अगले ऑर्बिट में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब क्या होगा, इसका ये जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास पहुंच जाएगा और उसके थ्रू ये आपके बॉन्ड बनाएगा। तो प्रोसेस को तो हमें ऐसे ही दिखाना होगा कि भाई इस टाइप से चीजें हो रही हैं और ये आपके केमिकल मतलब आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से NaCl एक कंपाउंड बन गया जो कि आयनिक कंपाउंड हो गया। सिमिलरली हम इसके लिए MgCl2 के लिए भी बना सकते हैं सेम चीजें। तो MgCl2 की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, उसके अंदर जो ऑर्बिट बनेंगे वो 2 8 एंड 2 बनने वाले हैं। सिमिलरली क्लोरीन के पास 17 होता है तो उसका 2 8 एंड 7 का स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब हम Mg के साथ इसको बनाएंगे तो Mg, और क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ही अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो ये 2 क्लोरीन एटम्स के साथ अटैच करेगा अपने आप को। ठीक है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अगर हम क्लोरीन के एटम्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करें तो हर क्लोरीन एटम के पास आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी कर देते हैं, तो इसके पास भी आउटर ऑर्बिट में यानी वैलेंस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो उससे क्या बन जाएगा, ये Mg और 2 प्लस आयन बनाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन माइनस बनाएगा। अब क्लोरीन क्योंकि 2 एटम यूज हुए हैं तो यहाँ पर हम इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपस में कंबाइंड होंगे और MgCl2 एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा जो कि आयनिक कंपाउंड होता है। तो ये भी कौन सा कंपाउंड होगा, आयनिक आयोनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो उसमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट के बारे में ध्यान देना, बाकी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के हिसाब से वो लॉस करेगा। अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये डोनर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये आपका रिसीवर हो गया। सिमिलर वे में हम कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसके अंदर जो ऑर्बिट बनेंगे 2 8 8 एंड 2 का स्ट्रक्चर बनेगा, 20 हो गए, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसके आउटर ऑर्बिट में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना, 8, तो इसके पास 2 एंड 6 का कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो क्या करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो यहाँ पे इसको अगर हम ऑक्सीजन 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 का ये हो गया, तो अब ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका Ca2 प्लस एंड इसी के साथ ऑक्सीजन 2 माइनस बनेगा, और इनका जो कंपाउंड बनने वाला है वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड CeO। तो इस तरीके से हम जो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और इसी के हिसाब से आपके जो एटम्स हैं आपस में कंबाइंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और उससे आपका ये कंपाउंड, अब आप इन सारे कंपाउंड्स को देखो, चाहे आप सोडियम क्लोराइड को देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर आप देखते हैं आपके लैब में अवेलेबल होता है, या कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम है उनको देखेंगे, तो ये सब बच्चों होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सॉलिड है प्लस हार्ड मटेरियल है।
सॉलिड है प्लस हार्ड मटेरियल है। जैसे सॉल्ट के तो आपने देखे होंगे जो बार्स आते हैं, तो वो क्या हो रहा है, इतने हार्ड हो जाते हैं कि उस मतलब इसमें सॉलिड स्टेट गेन कर लेते हैं, तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है, जो उसकी प्रीवियस आयन फॉर्म करके जो स्टेबिलिटी थी, तो इस वजह से यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आयनिक बॉन्ड बने तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और काफी हद तक हार्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड होंगे और हार्ड होंगे क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम सारे फोर्सेस में ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रांग फोर्स की वजह से इनकी जो कंपाउंड बन रहे हैं वो सॉलिड स्टेट गेन कर रहे हैं और हार्ड होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उस फोर्स को ब्रेक करने के लार्ज अमाउंट ऑफ, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, काइनेटिक कंपाउंड जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ही पॉइंट ज़्यादा हाई होंगे। सॉल्युबिलिटी, अब नॉर्मली सॉल्युबिलिटी के लिए हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब सॉल्वेंट क्या हो सकता है, या तो आपका वाटर एक सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, टरपाइन ऑयल हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। ये इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन चाहिए। तो आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो क्या करेंगे, सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में बड़े आराम से डिसॉल्व होंगे। जैसे तुमने पानी में नमक को घोल दिया, बड़े आराम से डिसॉल्व होता है। सिमिलर से कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करोगे वो भी डिसॉल्व होगा। तो ये आराम से डिसॉल्व होते हैं। और ये जो होंगे वो केरोसिन या पेट्रोल वाले में, नमक को पेट्रोल में घोलने की कोशिश करोगे, यानी कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो उसमें वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें बस वो, उसमें कोई डिसॉल्व होने वाला प्रोसेस नहीं होगा, उसमें वो बस सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं उनके अंदर डिसॉल्व नहीं होता, जबकि वाटर के साथ, जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, तो उसके साथ वो डिसॉल्व होकर और परफेक्टली डिसॉल्व होकर अच्छे से सॉल्यूशन बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आयनिक कंपाउंड है बेसिकली कंडक्शन तभी कर सकते हैं जब उनके अंदर आयन फॉर्म हो जाए, ठीक है। और आयन फॉर्म करने के लिए या तो वो मोल्टन स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है, या फिर इनका वाटर सॉल्यूबल से साथ वाटर सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो मॉल्टन स्टेट में हो या फिर वाटर सॉल्यूशन में हो, तभी उनके अंदर से आयन जनरेट होते हैं और तभी उस केस में फिर वो कंडक्शन कर सकते हैं। लेकिन ड्राई स्टेट में होंगे तो फिर वो कंडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में मतलब कि वाटर कंटेंट नहीं है, आयन फॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में नो आयंस नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन। लेकिन जैसे ही हम उसको मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ पे आयन फॉर्म होंगे, या हमने उसको लिक्विड के साथ या पानी के साथ उसको डिजोल्व किया तो उस केस में आयन फॉर्म होंगे एंड वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ में गई। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, हार्ड, हार्ड है, सॉलिड है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ बड़े अच्छे से डिसॉल्व होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ड्राई कंडीशन में इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब वो मॉल्टन स्टेट में हो या फिर वाटर के साथ डिसॉल्व स्टेट में हो जिसमें आयन फॉर्म हो रहे हो, तो उस कंडीशन में फिर वो अपना इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी हो जाते हैं। ठीक है जी बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेस पे कि भाई आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, उसके बेस पे एक रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं है, बस क्या होगा, दो चीजों को मिला दिया, एक उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है, और एक टाइप ऑफ रिएक्शन रिडक्शन होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं वैसे तो ऑक्सीडेशन के केस में हम क्या बोलेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो होता है ऑक्सीडेशन के लिए। जबकि रिडक्शन के लिए हम बोलते हैं कि भाई ऐड जो करोगे वो आप हाइड्रोजन को करो, रिमूव आप जो कर रहे हो वो आप ऑक्सीजन को करो, और लॉस की जगह यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही चीजों को यहाँ समझाया गया है कि ये तीन कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, तीनों जरूरी नहीं कि तीनों एक साथ मिले, कोई भी एक मिल जाती है तो हम उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से क्या हो रहा है। और जो चीजें हो रही है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, अगर दोनों एक ही इक्वेशन में हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जिन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अंडरगोज ऑक्सीडेशन while the electronegative atoms undergoes reduction
दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। अगर हम चलो ठीक है, अगर हम सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा देते, सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 NaCl कर दो और यहाँ पे 2 कर दो। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि हमने माना चार्ज जो है उस केस में 0 है। सिमिलर वे में क्लोरीन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 एटम्स इस हिसाब से बने हुए हैं। अगर हम इसको यहाँ पे आके ब्रेक करें तो सोडियम के ऊपर एक चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर भी एक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये चार्ज में ब्रेक हो गया। ठीक, अब सोडियम को देखो, सोडियम ने क्या करा, 0 चार्ज से पॉजिटिव चार्ज बना दिया। मतलब पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब सोडियम से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनने तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक, तो उस केस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ये वाली कंडीशन, तो उस केस में हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलर केस में जब हम क्लोरीन को कंसीडर करते हैं, तो क्लोरीन 0 से, यानी कि विदाउट चार्ज जिस पे नहीं है, और अब वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। यानी कि क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है गेन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम इसको बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्यों आ रहा है, रिडक्शन बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में आ रही हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये पूरी पूरी रिएक्शन आपके रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। आज समझ में आई आप लोगों को। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अगर मैं कॉपर ऑक्साइड को और हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराएंगे, तो ये बनाता है आपका Cu+H2O। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। यहाँ पर ही क्योंकि ये अपने बॉन्ड स्ट्रक्चर पे है, कॉपर और ऑक्साइड का बॉन्ड बना हुआ, तो यहाँ पे इनके ऊपर चार्ज होगा। कॉपर के ऊपर चार्ज क्या होगा बच्चों, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे 0 चार्ज होगा। कॉपर यहाँ पहुंचा तो इसका चार्ज 0 हो गया, मतलब पॉजिटिव से 0। तो क्या किया इसने, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन ने किया इसके पास 0 से, अब ये बॉन्ड वाली कंडीशन में तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, तो इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, इसका तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। और इस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई। ठीक, तो इसके तरीके से हम लोग यहाँ पर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसमें एक चीज और समझिए कि जिस चीज का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जिस चीज का रिडक्शन हो रहा है वो उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, कलर कौन सा है, ये ले लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड है हमारा, ये जो है, क्योंकि इसको रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जबकि हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो इस तरीके से हम रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ठीक है, ये इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसमें जो भी एग्जांपल्स वगैरह थे वो मैंने करा दी हैं। अब आपको इनके मॉडल बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो जो जो मॉडल मैंने बनाया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का है, मैग्नीशियम क्लोराइड का है, सोडियम क्लोराइड का है, तो इस टाइप के मॉडल आपसे बनवाए जाएंगे, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, लुईस डॉटेड के बेस पे। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे उसमें आपका क्या रहेगा, उसमें हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस चीज़ों को सीखिए। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, जो आपकी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड थी, तो वो चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकें। चलिए बच्चों, थैंक यू।